नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। गाइस, इस पे ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको हर एक टॉपिक बारीकी से और अच्छे से समझ में आ सके। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करें। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो मेसोपोटामिया की जो कृषि थी वो इतना ज़्यादा उपजाऊ होने के बावजूद भी क्यों संकट से घिर जाती थी। उसके बाद हम बात करेंगे मेसोपोटामिया में जो शहरी जीवन की जो विशेषताएं थी उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम उर नगर की क्या विशेषताएं की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो खानाबदोश पशुचारक थे, यानी कि घुमक्कर पशुचारक जो लोग थे, वो शहरी जीवन के लिए किस प्रकार से खतरा उत्पन्न करते। और आखिर में हम जानेंगे कि जो मारी नगर थी, जो मेसोपोटामिया की जो मारी नगर थी, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी। हम मारी नगर का पूरा जो इतिहास है उसको हम जानेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम कुल मिला के 5 टॉपिक को समझने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नए दोस्त, मेरे मित्र जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत तेजी से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और आपको बहुत तेजी से वीडियोस मिलने वाली है। इसके अलावा इस चैप्टर पे, अभी चैप्टर जो खत्म हो जाएगा तब हम इस चैप्टर के 30 MCQ क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। दोस्तों, हम समझते हैं कि जो मेसोपोटामिया की जो कृषि थी, इतनी ज्यादा उपजाऊ होने के बावजूद भी कई बार संकट से क्यों घिर जाती थी। तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये था कि कई बार फरात नदी अपने साथ इतना ज्यादा पानी बहा ले आती थी कि जिस कारण पूरा जो फसल था वो पानी में ही डूब जाता। इसके अलावा कई बार फरात नदी अपनी जलधाराएं बदल लेती थी। बहना कहीं और से होता था और बह कहीं और से जाती थी, मतलब अपना रुख बदल लेती थी, जिस कारण लोगों को खेती करने के लिए पानी मिल नहीं पाता था। कई बार मानव निर्मित कारण भी खेती को संकटग्रस्त कर देती थी, जैसे कि कई बार नदी के ऊपर के लोग जो होते थे वो इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया करते थे कि नीचे वाले लोगों को पानी उपलब्ध ही नहीं हो पाता था। इसके अलावा कई बार ऊपर के लोग क्या करते थे, नदी के आसपास गाद जमा दिया करते थे, गंदगी जमा दिया करते थे, जिस कारण जो पानी का बहाव था वो ऊपर ही रुक जाता था, पानी का बहाव नीचे की तरफ नहीं आ पाता था, और इस कारण भी नीचे के लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, जिस कारण भी मेसोपोटामिया की जो कृषि थी वो संकट से घिर जाती थी। दोस्तों, हम समझते हैं कि मेसोपोटामिया में जो शहरी जीवन थी, शहरी जीवन की क्या विशेषताएं होती थी। तो मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की सबसे पहली विशेषता ये थी कि वहाँ पे एक उच्च वर्ग होता था, जिसके पास अधिकांश धन दौलत का भाग होता था, सोने चांदी और बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हुआ करते थे। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो मेसोपोटामिया के शहरी जीवन में क्या था कि एकल परिवार का प्रचलन था, मतलब कि ज़्यादातर घरों में ये दिखाया गया है कि माता पिता और कुछ बच्चे आपस में एक साथ रहते थे। इसको एकल परिवार कहा जाता है। इसके अलावा घर का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, और घर के सभी फैसले पिता के द्वारा ही लिया जाता था। इससे समझ में आता है कि मेसोपोटामिया का जो समाज था वो पितृ प्रधान समाज था। दोस्तों, अगर हम विवाह के नियम की बात करें तो इसमें क्या होता था कि वर और वधू पहले अपने माता पिता से सहमति मांगते थे। अगर उनके माता पिता ने सहमति दे दिया तो उनका विवाह संपन्न हो जाता था, मतलब उनकी विवाह कर दी जाती थी। और विवाह से पहले क्या होता था कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। दोनों परिवार के लोग आपस में मिलकर भोजन करते थे, फिर मंदिरों में जाके उपहार चढ़ाया करते थे, और उसके बाद उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता था। इसके अलावा माता पिता के जायदाद पे जो पुत्र होते थे उन्हीं का अधिकार हुआ करता था। दोस्तों, अब हम मेसोपोटामिया के उर नगर की बात करते हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि उर और उरुक ये 2 अलग अलग नगर है, जहाँ पे अभी हम उर नगर की बात करें। देखिए दोस्तों, उर नगर में जो सबसे पहले जो खुदाई का जो काम शुरू हुआ था वो लगभग 1930 के दशक में उर नगर में बहुत ज़्यादा पैमाने पर घरों की खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान पता चला कि जो उर नगर की जो गलियां थी वो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी और काफ़ी ज़्यादा पतली थी, जिस कारण पहिएदार वाले जो वाहन थे, पहिएदार वाली जो गाड़ियां थी वो गलियों के अंदर नहीं जा सकते थे। इस कारण लोग क्या करते थे, भारी भरकम सामान को कंधे पे उठा के ले जाया करते थे, या फिर गधों पे लाद के अंदर की तरफ अपने नगरों में लेके जाया करते थे। इसके अलावा लोग क्या करते थे, घर का जितना भी कूड़ा करकट होता था उसको घर के बाहर गलियों में ही फेंक दिया करते थे, जिस कारण हर वर्ष क्या होता था कि गलियों की जो ऊंचाई थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती थी, जिस कारण घर को भी हर साल ऊपर उठाना पड़ता था, मतलब घर की ऊंचाई को भी फिर ऊपर करना होता था। इसके अलावा गाइस, अगर हम नालियों की बात करें तो क्या करते थे, उर नगर के लोग नालियों को आंगन की तरफ बहाते थे, और छत के ढलान को भी आंगन की तरफ ही रखते थे, ताकि वर्षा का जो पानी है वो आंगन में गिर सके नालियों में, और नालियों के माध्यम से हौज में जा सके। हौज एक ऐसा गड्ढा होता था जिसमें सारा पानी इकट्ठा हुआ करता था। दोस्तों, इसके अलावा उर नगर के लोग क्या करते थे, अपने घरों में खिड़कियां नहीं बनवाते थे, और जो मेन गेट होता था वो भी आंगन की तरफ बनवाया जाता था, ताकि क्या हो सके, घर के जो गोपनीय बातें हैं, मतलब घर की जो बातें वो घर में ही रहे, दूसरे लोगों को पता ना चले, घर की जो गोपनीयता है वो बनी रहे। इसके अलावा घर के बारे में उर नगर के लोगों को कई प्रकार के अंधविश्वास भी थे, जैसे कि अगर उनको ऐसा लगता था कि अगर घर की जो दहलीज है वो ज़्यादा ऊपर उठी रहेगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत आएगा।
इसके अलावा अगर घर का मेन गेट किसी दूसरे के घर के सामने नहीं खोलेगा तो ये भी क्या है, सौभाग्य की बात होगी, सौभाग्य प्रदान करेगा। इसके अलावा हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो उर्द नगर में एक कब्रिस्तान भी बनाया गया था जिसमें लोगों को दफनाया जाता था, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते थे, अपने मरे हुए व्यक्ति को अपने घर के नीचे ही दफना दिया करते थे, ताकि ऐसा उनको लगे कि हमारे जो मरे हुए व्यक्ति वो हमारे साथ ही है। इसलिए वो क्या करते थे, अपने मृतकों को अपने घर के नीचे ही दफना दिया करते थे। दोस्तों हम जानते हैं कि जो खानाबदोश पशुचारक थे वो किस प्रकार से शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न किया करते थे। अब इन खानाबदोश पशुचारकों को हम गड़ड़िए भी बोलते हैं। अब होते कौन है, तो ये ऐसे पशुचारक होते हैं जो घुमक्कर होते हैं, मतलब अपने पशुओं के चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। अब होता क्या था कि अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदियों के पास जब लेके जाया करते थे तो अपने पशुओं को क्या करते थे, किसानों के बोए हुए फसलों से लेके गुजरते थे, जिस कारण इन जानवरों के पशुओं के खुर से क्या होता था कि जो फसल होती थी वो पूरी तरीके से खराब हो जाया करती थी। इसके अलावा ये पशुचारक क्या करते थे, कई बार किसानों के गांवों पे नगरों पे हमला भी बोल दिया करते थे और उनका माल पूरा लूट लिया करते थे। इस कारण भी एक शहरों के लिए क्या करते थे, शहरों के विकास में खतरा उत्पन्न किया करते थे। इसके अलावा कई बार किसान जो होते थे वो इन पशुचारकों का रास्ता रोक दिया करते थे। अब उनके रास्ता रोकने के कारण क्या होता था कि जो पशुचारक थे और जो किसान थे उन दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता था, लड़ाइयाँ हो जाती थी और इससे भी अशांति का माहौल बना रहता था। इसके अलावा इन पशुचारकों के जानवर जो होते थे, इनके जो पशु होते थे, पशु के खुर से यानी कि पैरों से क्या होता था कि जो जमीन होती थी वो उपजाऊ क्षमता खो देती थी, मतलब वो ज्यादा बंजर जमीन हो जाती और वहां पे खेती नहीं हो सकती थी। तो इन सभी कारणों से क्या था कि खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न किया करते थे। दोस्तों अब हम मारी नगर की विशेषता की बात कर लेते हैं। मारी नगर के बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो मारी नगर है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया की एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। मारी नगर सबसे ज्यादा समृद्ध नगरों में से एक था और मारी नगर की समृद्धि के पीछे का मुख्य कारण था व्यापार। गाइस, मारी नगर के आसपास फरात नदी बहती थी और फरात नदी में क्या होता था कि दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था, तो उसके लिए जितनी भी जल पोते होती थी, मतलब जितनी भी नावें होती थी, वो कहाँ पे आके रुकती थी, मारी में आके रुकती थी। और मारी में रुकने के बाद मारी के जो अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, वहाँ पे जितने भी जल पोते रुक रही है उसका जायजा करते थे और उसमें देखते थे कि भाई कितना सामान लोड है, कितना नहीं है। सारी चीज जायजा करने के बाद जो भी वस्तुएं होती थी, जितनी भी कीमत होती थी वस्तु की, उसका 10% क्या करते थे, कर के रूप में वसूला करते थे। और इसी कर के कारण मारी जो था एक समृद्ध राजधानी के रूप में फला फूला था। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में जितनी भी टॉपिक समझाया गया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अधिकतर टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, मतलब समझा दिया है आप लोगों को। अब इसके ऊपर मैं 30 MCQ क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊंगा और कुछ छोटे क्वेश्चंस के जो टॉपिक थे वो मैंने आपको अगर वीडियो में नहीं समझाया है तो उसको जब MCQ क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।